देखिए, कोटा में बच्चों की खुदकुशी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शायद ही कोई ऐसा महीना हो जब कोटा में बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं? क्या उन पर ज्यादा पैसे खर्च करने का दबाव है और असफलता का डर हावी हो रहा है? अगर हां, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करने की दरकार है? इसके लिए कोचिंग संचालक कितने जिम्मेदार हैं? क्या कोचिंग संचालकों की मनमानी भी एक सबसे बड़ी वजह है इसकी? क्या अभिभावक बच्चों पर बेवजह इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का दबाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे हताशा में अपनी जान दे रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, जिन पर हम सभी को सोचने की आवश्यकता है, खासकर उन जिम्मेदारों को जिन पर शिक्षा के पारदर्शी बनाने का दारोमदार है। इस बारे में एक अभिभावक के नाते आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तस्वीर के साथ आपके सुझाव को हम सभी के बीच एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हम रखेंगे। तो क्या बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति का संबंध उनके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से है? क्या बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति का कनेक्शन कहीं ना कहीं एकेडमिक से प्रदर्शन और दबाव से है? क्या बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति के लक्षणों को पहचानने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है? और अगर है तो कैसे? ये कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनके बारे में आपको और मुझे लगता है तमाम हमें एकजुट और कंठमुख होकर तमाम हमारे जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं उन्हें समझना होगा। हम पुनः आपको बता दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप हमारा जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तस्वीर के साथ हम आपके सुझाव को सभी से साझा करेंगे। कुछ जरा हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कोटा में सुसाइड की वजह क्या है? क्या यह साइकोलॉजिकल कमजोरी है? कोटा में सुसाइड की वजह क्या है? क्या यह होम सिकनेस है? पढ़ाई की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है कई कोचिंग संस्थानों में। क्या वो है छात्रों पर सफलता का दबाव? क्या माता पिता चाहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर ही बने, हमारा बेटा इंजीनियर ही बने? अगर बेटा कहता है कि मैं एक सिंगर बनना चाहूं या फोटोग्राफर बनना चाहूं, तो क्या ये उनको नहीं करने दिया जाता? क्या यही एक मेंटल स्ट्रेस है जो उनके मन में ऐसा घर बना लिया है कि उसके पास जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि अब लेट मी क्विट। तो बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति का संबंध उनके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से भी है। बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति का कनेक्शन उनके एकेडमिक्स से भी कहीं ना कहीं है। क्या बच्चों में सुसाइड की प्रवृत्ति के लक्षणों की पहचान माता पिता नहीं कर पा रहे हैं? क्या होता है? यह एक बड़ा सवाल है, ज्वलंत सवाल है। क्या होता है जब एक बच्चा सुसाइड करने वाला होता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ चीजें चलती होंगी, वो आक्रोशित रहता होगा, उदास रहता होगा। तो क्या माता पिता इसे नहीं समझ पा रहे हैं? खुदकुशी क्यों कर रहे हैं आखिर कोटा के स्टूडेंट्स? कोचिंग सिटी है कोटा, क्यों खुदकुशी हो रही है? यह एक ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत सवाल भी है। कोटा में बच्चों की खुदकुशी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। देखिए, शायद ही ऐसा कोई महीना हो जब कोटा में बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं? क्या उन पर ज्यादा पैसे खर्च करने का दबाव है? और क्या असफलता का डर हावी हो रहा है? अगर हां, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कोचिंग संचालक कितने जिम्मेदार हैं? क्या कोचिंग संचालकों की मनमानी भी एक बड़ी वजह है क्या? यह भी हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या अभिभावक बच्चों पर बेवजह इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का दबाव दे रहे हैं क्या? यह भी हम सवाल पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे हताशा हो रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। दे आर क्विटिंग, आई क्विट लिख देते हैं बच्चे लिख देते हैं कि मम्मी पापा आई एम सॉरी। क्यों ये क्विटिंग वाली जो एक प्रवृत्ति बन रही है उनमें? ये सवाल ऐसे हैं जिन पर हम सभी को सोचने की दरकार है, खासकर उन जिम्मेदारों को जिन पर शिक्षा को पारदर्शी बनाने का दारोमदार होता है। इस बारे में एक अभिभावक के नाते आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। संजय गोयल जी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जी संजय जी, आप बताएं क्या कहना है आपको? नमस्कार जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूं और मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर हम आत्महत्या की बात करें तो आत्महत्या इतना बड़ा डिसीजन है कि आदमी लेते लेते बहुत बड़ी बात होती है जी। और उसको आसानी से टीनेजर बच्चा उस कदम को ले रहा है, तो हमें बहुत गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, कोचिंग या पेरेंट्स या माहौल, सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभिभावक हैं या कोचिंग है, सबको मिलके इसमें साथ में काम करना पड़ेगा।
और अभी जो एक बिल भी आया है, हमने सुना है कि विधानसभा में पारित भी हुआ है, तो उसमें अभिभावकों को लेके तो कोई भूमिका ही नहीं है, जबकि दोषारोपण कई लोग अभिभावकों के ऊपर भी कर रहे हैं। तो अगर इस बिल में भागीदारी अभिभावक की हो तो मुझे लगता है ज्यादा सही है। दोनों को साथ मिलके बच्चों के साथ काउंसलिंग में सहयोग करना चाहिए और उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा दूर करने में उसमें कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संजय जी। आपने महत्वपूर्ण बात रखी है एनडीटीवी राजस्थान के इस खास शो पे। आपने कहा है कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उस पे अभिभावकों को, शिक्षकों को और जितने भी उनके इर्द गिर्द फ्रेंड्स, फैमिली होते हैं, उनको सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संजय जी। आप जुड़े, और आप भी, जितने लोग देख रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं संजय जी की तरह, आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आपको फ्लैश हो रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। जयपुर से सोमू आनंद जुड़ गए हैं, इसी सिलसिले में बात करेंगे। कोटा से शाकिर अली जुड़ गए हैं। तो पहले कोटा की ओर चलते हैं। देखिए, कोटा एक ज्वलंत मुद्दा हो चुका है। कोटा की ओर चलते हैं। शाकिर, एक बात बताइए। अच्छा, कोटा की ओर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं झुंझुनू से, अभिषेक जैन जी। अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। सर, मैं झुंझुनू से डॉक्टर दिलीप मोदी हूं जी। जी, ऐसा है सर कि ये जो आत्महत्याएं हो रही है उसके लिए तो ये जो फीस रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए था, अगर वो आ जाता तो इसमें क्या है कि बच्चा तनाव में आ जाता है, क्योंकि उसको लोअर सेक्शन में कर देते हैं, टॉप सेक्शन में वो आ नहीं पाता। फिर अगर वो वहां सेटिस्फाइड नहीं है तो फीस रिफंड चाहता है, लेकिन फीस रिफंड कोचिंग वाले करते नहीं है। इस वजह से टेंशन में आता है बच्चा कि मुझे तो लोअर सेक्शन में पढ़ना पड़ रहा है, अच्छी फैकल्टी मुझे मिल नहीं रही है, फीस रिफंड चाहता है तो फीस रिफंड नहीं करते हैं। तो ये अगर कोचिंग रेगुलेशन एक्ट आ जाए तो इस तरह की आत्महत्याएं रुक जाए। आप कह रहे हैं कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट अगर आ जाए, रेगुलेशन एक्ट, तो ये आत्महत्या जो है एकदम रुक जाएगी। अभिषेक जी, एकदम नहीं, मतलब बहुत बड़े जो रीजंस हैं कि बच्चे को सही सेक्शन नहीं मिलता, सही फैकल्टी नहीं मिलती जी, इस वजह नहीं। से। और अभिषेक जी, पता है एक और बात है, देखिए आप डॉक्टर हैं, आप खुद भी समझेंगे, एक बहुत बड़ा ये इशू है कि जो हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखा कि जब भी ये कोचिंग संस्थान वाले होते हैं, ये बेसिक से शायद नहीं पढ़ाते। इनको लगता है कि बच्चे को तो आता ही होगा, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा ही एक एडवांस्ड चीज से शुरू करते हैं। बच्चा अभी 11वीं 12वीं करके आया है, भाई इसको क्यों नहीं बेसिक से शुरू किया जाए? वो भी मुझे लगता है कि एक मेंटल टॉर्चर होता होगा। क्या अभिषेक जी? जी बिल्कुल, ये तो मेंटल टॉर्चर होता है। अगर इस किसी भी मेंटल टॉर्चर की वजह से वो अगर ये समझता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई शुड एग्जिट, मुझे एग्जिट करना है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो वो फीस रिफंड नहीं करते हैं। अगर फीस रिफंड कर दे तो फिर उसको लगता है कि यार मेरे माता पिता के इतने पैसे लग गए और अब मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ वो सकता नहीं और फीस रिफंड मिलती नहीं, इस वजह से वो ज्यादा तनाव में आता है। अगर उसको फीस रिफंड का ऑप्शन मिल जाए तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जिट तो कर सकता है ना। यहाँ एग्जिट पॉलिसी नहीं है इनकी, एग्जिट पॉलिसी नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं आप अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे शो पे जुड़े, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जुड़े, और आपने अपनी बात जो है तमाम यहाँ पे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको रखे। चलिए, अब इसी क्रम में, अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। सोमू आनंद हैं जयपुर से, और हम आपको बता दें अजमेर से पवन अटारिया। सोमू के बाद पहले चलते हैं। सोमू, आप सुन रहे हैं यहां पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं। तो सोमू, क्या कह रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स? क्यों ये सुसाइड के जो आंकड़े हैं, ये इसमें रोकथाम नहीं हो रही है, बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, मैं कल कोटा में ही था और वहाँ पे मेरी कई विद्यार्थियों से मुलाकात हुई, खासतौर पे जो दूर दराज से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से आकर के यहाँ पे तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की। सबसे बड़ा दबाव उनके घर का ही होता है जाहिर तौर पे, क्योंकि वो इस बात की उम्मीद में होते हैं घर वाले की जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके बेहतर परिणाम आ पाएंगे, और उस उम्मीद के दबाव में उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होगी, एक बहुत मोटी फीस जो है वो कोचिंग संस्थानों को पे करते हैं। उसके साथ साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिर्फ कोचिंग नहीं बल्कि उसके साथ साथ जहाँ जिन हॉस्टल्स में वो रहते हैं वहाँ पर उनको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उसको लेकर के भी कई बार शिकायतें वो अपनी करते हैं, और इन तमाम चीज़ों के दबाव में कई बार ठीक है। सोमू, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ रणवीर जी जुड़ गए बिहार से, जरा वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। जी रणवीर जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी भाई पढ़ रहा था और जयपुर में रह रहा था जी,
तो वहाँ पे समस्या तो हुआ बहुत, हेल्थ लेके, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या और रहने उन्हें में प्रॉब्लम थोड़ा, बहुत टेंशन में रहता था। पढ़ाई तो ठीक ठाक होता था लेकिन काफी परेशान रहता था जी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो होते थे उसके वजह से बहुत मेंटली भी ये परेशान रहते थे? मेंटली भी परेशान रहता था, और इसके बाद लोकल टाउन में फिर उसको लाए तो थोड़ा अभी ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे गार्जियन, हाँ, बोलिए रणवीर जी। हाँ, वहाँ गार्जियन का इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले तो बच्चा दूर रहता है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, खाना ठीक नहीं मिलता, वहां पर रूटीन ऐसा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि परिवार नहीं रहता वहां पर, गार्जियन सपोर्ट नहीं मिलता। यही कह रहे हैं रणवीर जी? रणवीर जी, तो रणवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, सोमू के पास चलते हैं। सोमू, आप अपनी बात पूरी रखें। हमारे साथ ये तमाम जो हम शो चला रहे हैं इसमें गेस्ट हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम उनके जो सुझाव हैं या जो भी क्वेश्चन है वो लेते रहेंगे। जी सोमू, अपनी बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो जो दबाव होता है और उसके साथ साथ एक मोटी फीस क्योंकि वो पे करते हैं, और क्योंकि अब तक जो पॉलिसी है उसमें ये नहीं है कि विद्यार्थियों को उनकी फीस जो है अगर वो बीच में ड्रॉप करके जाते हैं तो उनको वापस वो फीस मिल पाएगी, इसलिए उनकी चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती जाती हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उम्र में खासतौर पे बच्चे कोटा पहुंचते हैं वो एक ऐसी उम्र होती है जहां पर उनको पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो वहां पर कोटा में उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए 16 साल की उम्र सीमा को लेकर के भी विद्यार्थियों ने साफ तौर पर ये कहा, जो पहले से वहाँ पढ़ रहे थे, कि ये उम्र सीमा तो तय होनी ही चाहिए कि किस उम्र के बच्चे कोटा पहुँच सकते हैं। चलिए ठीक है सोमू। हमारे साथ पवन अटारिया भी जुड़े हुए हैं, और पवन, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात कीजिए, इस विषय पर क्या कहना है उनका, क्या राय है? देखिए, यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है, जिस तरीके से कोचिंग नियंत्रण बिल है, इसमें जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि जो भी वो खुद काम कर रहे हैं, खुद जॉब कर रहे हैं किसी बिजनेस में या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कि उनका बेटा या बेटी उससे बढ़कर काम करे। तो आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, आरपीएस बनाना चाहते हैं, आरएस बनाना चाहते हैं, और फिर कोचिंग भेजते हैं। और मगर कोचिंग में कितना दबाव रहता है और क्या यहाँ की पब्लिक सोचती है, जो बात कर लेते हैं हम। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कोचिंग जो नियंत्रण बिल है? निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर किसी भी राज्य का हो, वो अपने आप में एक शिक्षा के मंदिर होते हैं, जहां हर अभिभावक ये चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके उनका नाम रोशन करे, उनके सपनों को साकार करे। और निश्चित रूप से कोचिंग संस्थाएं आज की तारीख में शिक्षा के वो मंदिर है जहां बच्चा एक स्कूल और कॉलेज से ज्यादा पढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, गत कुछ समय में हमने देखने को मिला कि ये केवल और केवल एक निजी व्यवसाय हो गया। शिक्षा का मंदिर जो है, यहाँ पे कई प्रकार के शिक्षक व्यवसाय के रूप में जब से बनाए, यहाँ पे कई तरह के माफिया आ गए, जो केवल कोचिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य उनका बच्चों से फीस को ऐंठना और उनके ऊपर आदतन शोषण करना। हमने देखा कि कोटा जैसे शहर के अंदर पिछली कांग्रेस की सरकार के अंदर आत्महत्या का रिकॉर्ड पूरे देश भर के अंदर कायम हुआ, और हमारा राजस्थान कहीं ना कहीं कलंकित हुआ था आत्महत्या के रूप में। आज भजनलाल सरकार ने जो विधेयक लाया है कोचिंग के ऊपर नियंत्रण का, ये कहीं ना कहीं अभिनंदन का पात्र है, क्योंकि इस विधेयक के अंदर निश्चित रूप से जब कोचिंग सेंटर पर अंकुश लगेगा तो कोचिंग सेंटर जो तानाशाही और मनमानी तरीके से जो बच्चों के ऊपर आपके पास हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, मांगेलाल जाट जी जुड़ गए हैं। और मांगे जी, अहमदाबाद से आप हमारे इस शो को देख रहे हैं, क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है सर इसमें कि भारत का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कोटा है जी, और भारत के सब जगह से बच्चे कोटा में आते हैं। उन बच्चों के लिए एक काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कोई बच्चा एग्रीकल्चर में जाना चाहे, किसानी में जाना चाहे, या और वो कोई व्यापार में जाना चाहे, उसका वो सिस्टम एक काउंसलिंग का होना चाहिए। और उसको सरकार को अपने बिल में ये बेसिक सिस्टम होना चाहिए कि 2 महीना बच्चे को ट्रायल दिया जाए, कि 2 महीने का बेसिक फीस रखा जाए। अच्छा, ताकि वो फीस की वजह से दबाव में नहीं आए, और अपने घर वालों के लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं मांगेलाल जी कि पहले बच्चे को बहुत ज्यादा ये एग्रेसिवली इतना कुछ नहीं लाद नहीं दिया जाए, पहले काउंसलिंग सेशन हो कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो संजय जी, मुझे लगता है कि तमाम आप दर्शकों को सुन रहे थे। कोई कह रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो जाता है, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। कोई कहता है कि परिवार का प्यार नहीं मिलता, परिवार का साथ नहीं मिलता, बच्चा हमारा दूर रहता है। तो कोई कह रहे हैं कि काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, इससे पहले कि हम आपको बड़े बड़े परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे दें, उससे पहले जरा 1 2 3 4 ABCD भी सीख लें। आपका इस पर क्या राय है?
जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इसको 2-3 तरीके से समझने की जरूरत है। एक तो कि बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, जो यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, रशिया में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि बच्चा क्या चाहता है बनना। होता क्या है कि जो बच्चे के माँ और पिताजी होते हैं वो अपने जो उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वो बच्चों पर थोपते हैं। स्वाभाविक है कि अगर बच्चा का एप्टीट्यूड उस विषय में उसकी रुचि ही नहीं है, आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप इस फील्ड में जितना बहुत सही बात है, मेरी रुचि है, हाँ आपकी रुचि है। अगर आपको हम कह दे कि नहीं आपको सर्जरी करनी है, तो जब सर्जरी में रुचि ही नहीं है तो आपको एनाटॉमी पढ़ेंगे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। हाँ, तो ये तो पहली चीज की माँ पिताजी को सोचने की जरूरत है कि हमारा बच्चा किस लेवल पर है। और अब तो मैं मानता हूँ कोई अगर सिंगर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई अच्छा रिपोर्टिंग करना चाहता है, कोई एंकरिंग करना चाहता है, उसकी क्षमता को, उसकी अभिक्षमता को, जिसको एप्टीट्यूड मैं कह रहा हूँ, वो पेरेंट्स पहचाने और अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें कि नहीं इस फील्ड में भी तुम जीवन की सारी ऊंचाइयां छू सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बस यही बन करके तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। एक दूसरी बात, जो कोचिंग के बारे में कई लोगों के जो रिमार्क्स आए, बिल्कुल अगर बच्चे को उस विषय के फंडामेंटल चीजों की समझ नहीं है, बेसिक चीज अगर वो नहीं समझता है और अगर एडवांस की चीजों को आप पढ़ाना और बताना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है कि बच्चा उसको ग्रस्त नहीं कर पाएगा। बच्चा धीरे धीरे उस विषय में अपने को बोझिल मानेगा, लगेगा कि ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और तीसरी चीज, जो कोचिंग के टीचर होते हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाता है कि भाई ये सिलेबस है, इसको आपको 20 क्लास में खत्म करनी है, 30 क्लास में खत्म करनी है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास संजय जी। बहुत सही और सटीक बात आप कह रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहां है। कोई अगर एंकरिंग करना चाहता है तो सही बात है, उसका इंटरेस्ट हो तभी वो एंकरिंग करे। बहुत सही बात, आप सटीक बात कह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, किशोर जी जुड़ गए हैं। जी किशोर जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर इस पूरे हमारे शो को, क्या आपकी राय? सर एक्चुअली क्या था ना, मेरी भतीजी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी जी। बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। मेरी भतीजी एक्चुअली कोटा में रहती थी और वो मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए गई थी। अच्छा। एक्चुअली सर पहले का जो कोटा का बात था ना सर, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो गया है। एक्चुअली वहाँ पे एक तो सिलेबस जो है ना, जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अच्छा। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और अभी जो मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ को रिलेटेड, या सपोज कीजिए कि जो है ना अपने मतलब कैरियर को लेकर के वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रही, फिर उसको जो है ना हम लोगों को फिर घर लाना पड़ा, यहाँ पे लोकल कोचिंग में फिर पढ़वाना पड़ा। नहीं तो जैसे लोकल कोचिंग में आप ले आए किशोर जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ा वहां पर कोटा में, किस टाइप का स्ट्रेस झेलना पड़ा? सिलेबस मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, सपोज फिजिक्स में दिक्कत आ रहा है या केमिस्ट्री में दिक्कत आ रहा है, तो जिस हिसाब से केयर पहले होता था अब नहीं हो रहा है। अच्छा। मतलब स्पेशली तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब इस चीज का दिक्कत रहा। अब जैसे डॉट पूछने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो डॉट बताने के लिए कोई नहीं है अवेलेबल। ये टीचर जो है ना मतलब बता दिए चलो कल पढ़ के आना, इस टाइप से ये प्रॉब्लम हुआ। फिर जो सर आपको खाना को लेकर के जो है ना प्रॉब्लम है, वहाँ पे मेस में जो प्रॉपर जो फूड होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात तो सर डिसिप्लिन का है। अभी जैसे बच्चे आपको टीनेजर होते हैं तो जो एक आपको हॉस्टल में ये होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका तो बहुत अभाव है सर। डिसिप्लिन का अभाव है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका किशोर जी। बहुत सटीक और सही बात आपने कही कि डिसिप्लिन का अभाव है, हेल्थ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पवन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दर्शक हैं। जी पवन जी, आप सुन रहे हैं हमारे इस शो में तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपकी क्या राय पवन जी? जी सर आप गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पवन जी, कहें। जी सर, मेरा तो भाना कोटा में रहते थे, बट उनको तो मैनेजमेंट की परेशानी बहुत ज्यादा रहती थी। पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी और शाम होते हुए अगर निकलते थे रोड पे तो उनके साथ तो बहुत सारे ऐसे थे जो मान लीजिए कभी छीन छोड़, जो भी पैसा तो छीन लेता था।
उसके बाद जो है वहाँ पे खाना और पानी सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है, और पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया। कोरोना में किस तरह से मैं घर बनाने के बाद वो पढ़ाई बिल्कुल छूट घर जाके सर, फिर मैं उन सहरसा में एक प्रति क्लासेज है वहाँ पे उनको डलवाया। उसके बाद उनका नीट में रिटायर सर, तो अभी वो देवघर एम्स में डॉक्टर है, और अभी उनका जो है सो मैंने MBBS खत्म हो गया है जी, और PG का चल रहा है सर तैयारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि भाई अब डॉक्टर है, लेकिन आपने बताया कि वहां पर क्या क्या परेशानी भी उनको हो रही थी, प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। तो देखिए दर्शकों, जितने भी आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे जितने भी लोग यहां पर जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वो एक बात तो बहुत जो वो कॉमन चीज है कि हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था। इतना ज्यादा जो एक ही साथ पढ़ाई करने की जो ये हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है कि ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़, वो कॉम्प्रोमाइज था। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर स्टूडेंट्स के पास टीचर्स नहीं थे। आपने सुना कि कैसे बात आ रही थी कि पहले के कोटा और अब के कोटा में बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से। जी अभिषेक जी, बात रखें अपनी आप। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से ये बिल लेके आई थी, इस बिल में उनका दोगलापन साफ देखने को मिलता था। इसी कारण से आज ये जो बिल आया था वो आकर के प्रवर समिति की ओर चला गया। कारण यह था कि इसके अंदर अभिभावकों को लेकर जो खामियां छोड़ी गई थी वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही थी। इसी कारण से अभिभावकों ने इस बिल का विरोध किया था और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को कहा था कि जब तक इस बिल के अंदर अभिभावकों के सुझाव को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक अभिभावक इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से जोधपुर में और कल कोटा के अंदर जो आत्महत्या का मामला देखने को मिला, तो इसमें मैं सबसे बड़ा अगर सवाल खड़ा करना चाहूंगा तो प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि आत्महत्या तो हुई, उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन इसके ऊपर जांच कौन करेगा? उसके अंदर कार्रवाई के अंदर क्या क्या चीज निकल के सामने आई वो तो कोई बताता नहीं है, लेकिन सीधा आरोप लगा दिया जाता है अभिभावकों के ऊपर। इस बिल को लेकर भी यही विरोध था कि भाई सारे कोचिंग सेंटर हो या प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, जो भी है सब लोग अभिभावकों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अभी अगर दोषी ठहराते हैं तो फिर उसको सजा देने का प्रावधान करेगा कौन? सजा देने का प्रावधान क्या है? बहुत अच्छे अहम सवाल आप उठा रहे हैं अभिषेक जी, धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जिनका नाम हम बता दें, विनीत है। जी विनीत, आप अपनी बात रखें। विनीत सर, कोचिंग बिल के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे हर साल जो है सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोटा में, और ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जो हमें दिख जाते हैं। उसके अलावा कितने बच्चे इस चीज को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोचिंग में माहौल इस तरह का होता है, क्लास में एक क्लास में 200 300 की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और जो एक बिल जो है कि बिल में एक जो बात थी ये भी नहीं आ पाई इस बार कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं डाला जाए। समाज का ढांचा ऐसा बन गया है कि वो बस एक मैकेनिज्म बन गया है कि ट्रीट ऐसे किया जा रहा है शिक्षा को कि सिर्फ प्रोडक्ट फैक्ट्री की तरह, क्योंकि वो टारगेट बेस्ड चलते हैं। कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाने से मतलब नहीं है, वो एकदम कोर्स पूरा करवाना है, टारगेट पूरा अपना रखना है उस तरीके से। और सजा का कोई प्रावधान नहीं होगा, कोई अगर नहीं देखेगा कि किस तरह से उनको रोका जाए तो फिर क्या होगा। तो इस बिल को लाना बहुत जरूरी है, सरकार उसको टेबल नहीं कर पाई। बिल को आना बहुत जरूरी है, बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल को आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे विनीत जी आपका। और हमारे साथ दूसरे जो है दर्शक जुड़ गए हैं, खुशबू हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी खुशबू, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान पर, हमारे यहाँ स्पेशल कार्यक्रम है, बताइए आपकी क्या राय है खुशबू? मुझे लगता है खुशबू की आवाज नहीं आ रही है। तो देखिए सोमू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमू, आप तमाम यहां पर लोगों की बात सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि क्या उनकी परेशानियां हैं। सोमू के पास मैं आता हूं। खुशबू, आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए खुशबू। हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है जी। बताएं खुशबू, क्या कहना है आपका, क्या राय है आपका? मेरी राय है कि जो आत्महत्या के बढ़ते मामले हैं, कोचिंग सेंटरों की जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है, इनके ऊपर ये गंभीर सवाल है। इस कारण जो राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक बनाया है वो केवल कानून नहीं है बल्कि एक समाज सुधार का प्रयास है। ये जो छात्रों को सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करेगा बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी एक सुरक्षित माहौल तय करेगा और उस दिशा में प्रयास करेगा। तो छात्रों की भावनाओं और उनके दबाव को समझने के लिए एक संवेदनशील है। इस विधेयक से व्यावसायिक दृष्टिकोण अगर हम निकाल देते हैं तो ये हम सबकी सामाजिक जो जिम्मेदारी बनाना इसको ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो जो इसका पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जो कोचिंग सेंटरों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और छात्रों के लिए सुरक्षित और संगठित और शैक्षिक वातावरण बनाने की दिशा में ये एक कदम है। बहुत सही बात कह रही हैं आप खुशबू। आप कह रही हैं कि भाई स्कूल और कॉलेजेस में सुसाइड रोकथाम कार्यक्रमों का भी उतना ही भूमिका, उन्हें भी उतना ही फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाहिए।
बहुत सही कह रहे हैं। बहुत और कोई बात कहना चाहेंगे खुशबू, इसी के साथ कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? सेंटरों को ये विधेयक न केवल कोचिंग सेंटरों की जवाबदेही तय करेगा बल्कि राज्य सरकार को निगरानी का अधिकार भी देगा, जिससे जो नियमों का दुरुपयोग है वो रोकने में मदद मिलेगी। जो कोचिंग सेंटर छात्रों के हित में काम कर रहे हैं उन्हें इस कानून के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे तो उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे खुशबू हमारे इस शो में जुड़ने के लिए, अपनी बात अपनी राय रखने के लिए हमारे समक्ष। सोमो, आप सबकी बात सुन रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक यहां पर जुड़ रहे हैं। आप क्या आप अपनी बात, हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे, क्या कहना है आपको सोमो? जी सोमो, एक समय था जब कोटा जो है वो दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए भी एक उम्मीद। जी बताएं सोमो, अपनी बात रखें। तो कोटा बहुत उम्मीदों का शहर था, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं बीते कुछ सालों में हुई हैं और खास तौर पे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं और उस पर कंट्रोल जो है एक तरह से खो गया है, और यही कारण है कि हमने देखा कि विद्यार्थियों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इसीलिए अब लोग डर रहे हैं कि कोटा की तरफ वो अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें। अगर ये तस्वीर बदलनी है तो निश्चित रूप से जो रेगुलेशंस पहले से इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि कोटा एक बार फिर से सपनों का शहर बन सके। बिल्कुल नहीं सोमो, उसमें देखिए जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बात तो कह ही रहे हैं कि भाई स्कूल और कॉलेजेस में जो निष्कर्ष निकल रहा है, सुसाइड रोकथाम कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं सोमो आपके पास, हमारे साथ आरसी गुप्ता जयपुर से जुड़ गई हैं, हमारे दर्शक हैं। जी आरसी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। क्या आप अपनी बात कहना चाहती हैं, बताएं। थैंक यू। देखिए, मैं खुद 34 साल कोटा में रह चुका हूं और कोचिंग वालों के स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि उनको माँ बाप का प्रेशर बहुत ज्यादा है। माँ बाप ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा और कोई कोर्स ही नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि माँ बाप गरीब और मीडियम साइज के होते हैं। वो इतनी फीस का लेवल बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा फीस होते हुए वो जमा नहीं करा पाते हैं। और एक बार जमा करा दी और वो कोचिंग चेंज करना चाहें, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसका रिफंड नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अब क्या है, उधर माँ बाप का प्रेशर है, उधर पढ़ाई का प्रेशर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर है, तो अब बच्चा जाए तो जाए कहाँ? वो समझता है कि आत्महत्या ही कर लो सबसे ज्यादा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक समस्या हो रही है और इस पे जो कोचिंग बिल आया है उसको जरूर से इम्प्लीमेंट कराना चाहिए और उसको जल्दी पास करना चाहिए। ठीक है आरसी जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और अब हमारे साथ जो है दूसरे दर्शक भी जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। बिहार से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, नंदन कुमार जी। नंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वागत करता हूं एनडीटीवी पे। बताएं नंदन जी, क्या आप अपनी राय रखना चाहेंगे? नंदन जी, आवाज आ रही है आपको? अपनी बात रखें आप। नंदन जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात रखें। नंदन जी, आवाज आ रही है जी। मैं सहरसा जिला से बोल रहा हूँ। यहाँ ढेर सारे ऐसे बच्चे, खासकर मेरा भतीजा भी कोटा पढ़ने गया था, जो कि वहाँ डिप्रेशन के शिकार होकर वापस आ गया। अच्छा। मेन है क्या, वहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और ये सारा प्रोफेशनली सारा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद वहाँ की जो कोचिंग एक्ट है वो सरकार को निश्चित तौर पर लागू करना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में कोचिंग वाले को परेशान नहीं किया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। ठीक है नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। आपने अपनी बात रखी शो पर। तो देख रहे हैं आप, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपने बातों को हमारे शो पे रख सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर हम एक शो चला रहे हैं, शो की बात हम कर रहे हैं कि कैसे कोचिंग में जो ये घटनाएं आ रही हैं, ये जो कोटा में घटनाएं आ रही हैं, जो सुसाइड्स हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को, आखिर इससे कैसे निपटारा हो, इससे कैसे निकला जाए। तमाम यहां पर चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने बच्चे के सुसाइड के प्रयास के बारे में कैसे पता लगा जाए, कैसे आपको इसके लक्षणों का पता लगे, क्या पुलिस के पास बच्चों के सुसाइड के मामले में कोई विशेष टीम है, ये सब हम इंपॉर्टेंट विषय यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जितने भी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। सोमो, आप अपनी बात रखें। सोमो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस के पास बच्चों के सुसाइड के मामलों में कोई विशेष टीम है क्या मानसिक स्वास्थ्य कोई विशेषज्ञ हैं क्या जो सहयोग करते हैं पुलिस के साथ? देखिए, जो पिछले साल बजट घोषणा हुई थी उसमें सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि वो काउंसलिंग सेंटर जो है विद्यार्थियों के लिए बनाएगी। जयपुर में भी, कोटा में भी, जोधपुर में भी ऐसे शहरों में इसका ऐलान हुआ था।
लेकिन उस जगह पर जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो काउंसलर्स हैं वो काफ़ी अंडरपेड हैं और इसलिए वो कुशल काउंसलर्स उन सेंटर्स पे उपलब्ध नहीं है। लिहाजा जो विद्यार्थी वहाँ पर पहुँचते भी हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग जो है वो नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कोचिंग में जो काउंसलर्स हैं वो एक ही काउंसलर कई सारे कोचिंग्स में जाते हैं और ऐसा दावा करती है कोचिंग संस्थान का ये दावा है कि ये सब लोग उनके लिए पार्ट टाइम में काम करते हैं, जितने स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है उससे जाकर के वो बात करते हैं। देखिए कल जब मैं कोटा में था तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने मुझसे बातचीत में ये कहा कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं क्योंकि वो सीधे तौर पे कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स से, तो उनको भी ट्रेन किया जा सकता है, उनको भी काउंसलिंग के लिए ट्रेन किया जा सकता है क्योंकि विद्यार्थी उनके पास थोड़े घुले मिले होते हैं। अगर ऐसे में उनके पास थोड़ी ट्रेनिंग होगी जो कि वो साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कर पाएंगे स्टूडेंट्स की, तो ये एक एडवांटेज होगा। ये उनका एक तर्क था। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो कोटा में की जाती हैं, किस तरह से कोटा के माहौल को फिर से इम्प्रूव किया जा सके ये होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, कई सारे विद्यार्थी जो कोटा में अभी भी रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आए, बिहार से आए, हरियाणा से आए, अलग अलग राज्यों से आए और वो 10-10 साल से कोटा में टिक गए हैं और ऐसे विद्यार्थियों का एक जो है ग्रुप बन गया है और वो जो नए आने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी कई तरीके से परेशान करते हैं और ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती वो बढ़ जाती है कि वो सिर्फ इन मामलों को नहीं बल्कि जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मामले होते हैं उसको भी एड्रेस करें। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कई विद्यार्थियों का ग्रुप जो है, आप जानते हैं कि कोटा में कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अलग अलग राज्यों के, बिहार के भी स्टूडेंट्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है, उसके साथ साथ हरियाणा के स्टूडेंट्स का ग्रुप है। इन तमाम ग्रुप्स में क्लैशेस भी लगातार होते रहते हैं जिसकी वजह से भी विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। उसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जो समुचित सुविधाएं हैं वो विद्यार्थियों को जब नहीं मिलती हैं तो भी वो दिक्कत के शिकार होते हैं। जैसा कि हमारे कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर बता रहे थे कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर केयर नहीं मिलती। अगर एक बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको ये डर तो होता ही है कि वो कोर्स में पीछे चला गया, साथ ही साथ वहाँ पर उसको केयर करने वाला, उसको बात करने वाला भी कोई नहीं होता। इन तमाम तरह की परेशानियों से विद्यार्थी। सोमू बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, अपनी बात रखी और आपने बताया कि कैसे आप कल कोटा में थे और वहां पर क्या अभिभावकों का कहना था और स्टूडेंट्स का क्या कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सोमू आपका। पुनः हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, डॉक्टर भरत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मुझे ये बताइए किस संदर्भ में बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बात कर रहे हैं सर अभी जी, यही जो खुदकुशी हो रही है, जो बढ़ती जो खुदकुशी की घटना हो रही है, उसको लेकर क्या रोकथाम कैसे किया जाए? हाँ, इसमें सर जो पेरेंट्स हैं उनको क्या है कि दबाव कम करना चाहिए बच्चों के ऊपर। तो इतना दबाव ज्यादा हो जाता है बच्चों के ऊपर कि वो बच्चा अगर थोड़े कम परसेंटेज का भी है लेकिन थोड़ा ज्यादा का भी है तो भी वो इस तरह करते हैं कि आपको 100% मेडिकल में जाना ही है और एक कोशिश वो करते हैं कि 1 साल में ही बन जाए हमारा बेटा डॉक्टर या IIT में वो निकल जाए। बच्चा अपनी कैपेबिलिटी को देख भी नहीं पाता है, उससे पहले ही जो उसके पेरेंट्स हैं इतना दबाव डाल देते हैं और उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात का फायदा भी लेते हैं और वो बच्चों के ऊपर अनावश्यक उसको बार बार टेस्ट के जरिए अगर नंबर कम आते हैं तो भी वो कहते हैं कि आप और लाइए और इस तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर बिल्ड हो जाता है। सर आप कह रहे हैं कि पहले तो जितने अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वही ये दबाव बनाते हैं, जब भेजा जाता है उन्हें तो वहां पर कोचिंग संस्थान भी दबाव ही ये बनाते हैं, यही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? उसके बाद में जैसे पेरेंट क्या होता है सर, बच्चा उसको 11th और 12th के बाद में एक एनालिसिस की जरूरत होती है कि 11th करने के बाद बच्चे ने 12th कर लिया है, अब उसको घर में बैठ के आधा 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन उसको बैठे एनालिसिस करे कि हमारा बच्चा किस लेवल का है। हो सकता है वो कोई अपने जो अच्छे टीचर्स हैं उनके पास बैठाएं, उनकी काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद में वो निर्णय लेवें और बच्चे से पूछें कि इस फील्ड में जाना उसके लिए जरूरी है, वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। क्योंकि पढ़ाई उसको अच्छी करनी पड़ेगी, ये कोई छोटा खेल नहीं है सर, बड़ा है। बिल्कुल सही बात जी। और मैं तो खैर पिछले 32 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हूँ। मैंने बहुत कोचिंग चलाई है, नीट की, IIT की खूब चलाई है कोचिंग सीकर में फाउंडेशन को मैंने ही दिया था 1997 में। तो जब कोई FOUN DA TION जानता भी नहीं था तब मैंने इसको दे दिया था सीकर में 11th 12th के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपने अपनी राय रखी। और हमारे साथ कोटा से अब जुड़ गए शाकिर अली जिनसे हम बात करते हैं। तो शाकिर, मुझे लगता है कि आप इस शो को देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जितने भी अभिभावक, जितने भी लोग, जितने भी गेस्ट, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर जुड़ गए हैं वो एक बात बहुत कॉमन कह रहे हैं। आप कोटा से, इसलिए मैं आपसे सवाल ले सकता हूं। ये कह रहे हैं, हम आपके पीछे लोग भी देख रहे हैं
कि ये उनका कहना है कि पहले तो पेरेंट्स का प्रेशर, उसके बाद पेरेंट्स जब कोटा भेजते हैं तो कोचिंग स्टूडेंट्स और कोचिंग जो संस्थान होते हैं उनका भी उतना ही प्रेशर। आपके पीछे जो लोग वहां पर मैं देख पा रहा हूं, उनसे जरा ये सवाल ले लीजिए, क्या उनको लगता है और क्या कहना है वहां पर लोगों का, स्टूडेंट्स का, अभिभावकों का? देखिए, मेरे साथ अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और एक अभिभावक भी मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से जानते हैं। जी क्रांति जी, क्या लगता है, क्या किस तरह का प्रेशर होता है? आपको लगता है बच्चों में जिस तरह से मामले सामने आते हैं तो क्या प्रेशर होता है? अभिभावक क्या सोचते हैं? अभिभावक ये सोचते, देखिए ये जो बच्चों पे प्रेशर नहीं, पहले क्या होता था, कोचिंग जब शुरू में थी तो कोचिंग में क्या सिस्टम होता था कि पहले जब बंसल साहब ये बंसल क्लासेस से कोटा जाना जाता था तो कोचिंग में भी एडमिशन लेने के लिए भी टेस्ट सीरीज से गुजरना पड़ता था। तो उसमें क्या हुआ था, क्रीम जो बच्चा होता था वो छटके पढ़ने के लिए कोटा में आता था, और वो टेस्ट सीरीज तो सोनी बंद हो गई, अब तो डायरेक्ट एडमिशन होने लग गए। तो अब सब तरीके का बच्चा है, जो काबिल है, जो ना काबिल है, वो सब तरीके के बच्चे अब इस शहर में आने लग गए, और कोचिंग वालों ने भी पूरा दरवाजा अपना पूरा खोल दिया। तो ये जो मतलब जो सरकार को बिल लाना था, वो बिल जो लाना था उसमें बहुत सारी चीजों को देखना था, लेकिन सरकार ने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा जिससे कि कोई राहत मिले या अभिभावकों को कोई राहत मिले। फीस से संबंधित कोई चीज नहीं आई उसमें कि भाई फीस में हम कोई रिलीफ दे रहे हैं। कोई कमेटियां भी बनाई तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स ला दिए। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या करेगा, ब्यूरोक्रेट से कुछ चलता है क्या? उसमें जनप्रतिनिधि भी रखने चाहिए थे, अभिभावक संघ के लोग भी रखने चाहिए थे, सभी लोगों को मिलकर एक सामंजस्य कमेटी बननी चाहिए थी, वो भी उसमें नहीं आई। तो कुल मिला के ये बिल जो ये मतलब बिल हमें लग रहा था बिल आ रहा है, कुछ उम्मीद जगी थी कि एक अच्छा काम होगा, लेकिन उस बिल से कुछ निकला नहीं। तो ये एक मतलब बड़ा हास्यास्पद रहा कोटा का मामला। मतलब मुझे लग रहा है कि कोटा का मामला नहीं है, ये मोटा मामला है कुछ। इसमें आप समझो बात को, ये कोचिंग के जो बिल की आड़ में जो चल रहा है ना, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, लेकिन बच्चों को रिलीफ दिलाने के लिए और अभिभावकों को रिलीफ दिलाने के लिए जो बिल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और शायद इसीलिए वो रुक गया। स्ट्रेस में आ रहे हैं बच्चे। यहाँ पर जब बच्चा आता है तो अलग तरह का उसको कंपटीशन मिलता है। कई बार उम्मीदों पर माँ बाप की पे खरा नहीं उतर पाता। कल भी एक सुसाइड हुआ है। मेरी बात सुनिए, कोचिंग पिछले 17-18 साल से चल रही है, पहले भी 12-15 साल कोचिंग चली, अभी 3-4 साल से ये सब घटनाक्रम हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें ठीक है, लेकिन यहाँ के कोटा के लोग आप देख लीजिए, कोटा के लोग यहाँ के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मतलब कभी कहीं अपवाद हो सकता है, कहीं कहीं वो तो सब जगह ही है, लेकिन अमूमन इस शहर ने बच्चों को प्यार दिया, अपनापन दिया, पूरी कोशिश रहती है। सुंदर शहर है, घूमने वाला शहर है, आध्यात्मिक शहर है। तो इससे अच्छा वातावरण, इस शहर से अच्छा वातावरण कहीं नहीं मिल सकता। कुछ अब ऐसा भी है कि अब कंपटीशन ऐसा चल गया, मैंने क्या बोला, ये कोटा का मामला नहीं है, ये मोटा मामला है। तो अब ये दूसरे शहरों में भी कोचिंगें हैं, तो एक तरीके से कोटा को बदनाम भी किया गया षड्यंत्र पूर्वक। कोचिंग बच्चे आत्महत्या के करने के कारण बहुत सारे हैं। यहाँ के कलेक्टर भी बीच बीच में हस्तक्षेप करते रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी हस्तक्षेप करता रहता है, कोशिश ये करते रहते हैं, हम लोग भी पूरे समय पर, लेकिन हाई कोर्ट ने कई बार इनको निर्देशित किया है। शाकिर, जरा आप उनसे एक सवाल ले लीजिए कि हमारे जितने भी तमाम दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए थे वो एक बात कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि जितने भी बच्चे वहां पर जाकर कोटा में पढ़ाई किए वो डिप्रेशन का शिकार बन गए। शाकिर, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जरा उनसे पूछ लीजिए आप। आखिर डिप्रेशन का शिकार क्यों बने? वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डिप्रेशन की वजह क्या बनती है, क्यों डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, क्या लगता है आप? मेरा मानना ये है, मैंने एक सवाल इसमें जवाब पहले भी दिया कि बच्चे पहले भी पढ़ते थे, बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि यदि कोई बच्चा किस काबिल है उस स्तर पे यदि वो पहुंच नहीं पाता, मैंने कहा पहले कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए भी पेपर की तैयारी करता था कि इस कोचिंग में एडमिशन लेना है, हमको कोचिंग की तैयारी करनी। तो उस कोचिंग की तैयारी के लिए, उस कोचिंग में एडमिशन के लिए पहले पेपर होता था, फिर वो कोचिंग में एडमिशन होता था। तो करीब बच्चा निकल के आता था जो वाकई में काबिल होता था और वाकई में डॉक्टर पढ़ने लायक या इंजीनियरिंग बनने लायक बच्चा आता था। अब क्या ये टेस्ट सीरीज वगैरह बंद हो गई, अब खुला खाता हो गया है सब लोगों ने। अब कोचिंग है पहले अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि 1-2 कोचिंग है जिनके बच्चे ज्यादा यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, बाकी अन्य कोचिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को जो डिप्रेशन का कारण है वो एक्स्ट्रा किसी को लोड दे देना, एक्स्ट्रा किसी से अपेक्षा कर लेना। आजकल तो कंपटीशन भी इतना हो गया, पहले तो अड़ोसी पड़ोसी से होता था, अब तो परिवार में भी हो गया। यदि चाचा का लड़का अच्छा कर रहा है तो अब हमारे ताऊ का लड़का भी अच्छा करे।
तो अब ये मेंटेलिटी जो ये सीरियल है और ये कंपटीशन और ये एकदम नया भारत जो एक बन रहा है ना, उसमें बेचारे बच्चों पे लोड आ रहा है और इसकी अपेक्षा की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। जी जी, आप क्या मानते हैं, क्या बड़ी वजह है बच्चों के डिप्रेशन में आने की? भाई बच्चों के ठीक है शाकिर हम आते हैं आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर ये कार्यक्रम, क्या कहना है आपको? सर देखो, अभी जो राजस्थान सरकार जो कंट्रोल बिल लेके आई कोचिंग के लिए, उसको जल्द से जल्द उनको लागू करना चाहिए और उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन का भी इनको सुझाव लेना चाहिए किस तरीके से है। और कहीं ना कहीं जो है इन कोचिंग संस्थानों पे जितने बड़े ऐड कर रहे हैं, दिखावे के ऐड है, इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। ये ऐड की वजह से इतना भारी भरकम जो फीस ले रहे हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स जो है प्रेशर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बच्चों पे पास ऑन होता है। और जब बच्चा उस माहौल में जा नहीं पाता, जो एजुकेशन समझ के जाता है इतना कंपटीशन में, वो सामना उससे नहीं कर पाता, तो उसके सामने वो डिप्रेशन आता है। और इस डिप्रेशन में कोई बच्चे, कमजोर बच्चे होते हैं, वो अपने आप की मौत को अपने गले लगा रहे हैं। तो इसमें कोचिंग संस्थानों का इतना बड़ा रोल है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही अपना सारा ये खेल खेल रहे हैं। उनको ना अभिभावक से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है। तो ये कंट्रोल होना, एक शासन का इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंट्स एसोसिएशन को उनको कंट्रोल में रहना चाहिए कि हाँ भाई मुझे क्या करना है। अभी आप नए हर दिन आप देखते हो, कभी कोटा, कभी जयपुर, कभी जोधपुर, मतलब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे उनके खेल को और डिप्रेशन में आ रहे हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे मनोज जी, आप हमारे इस शो में जुड़े। और जरा एक बार हम डॉक्टर संजय के पास चले जाते हैं, शिक्षाविद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जो मुझे लगता है कि अभिभावक भी वही कह रहे हैं, जो हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स इनसे सवाल रहे हैं, वो एक टर्म है डिप्रेशन। तो आपके अनुसार डॉक्टर साहब, स्कूलों और कॉलेजेस में, कोचिंग संस्थानों में सुसाइड रोकथाम कार्यक्रमों की क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है इन कार्यक्रमों का कुछ महत्व होगा और इनको महत्वपूर्ण आप मानते हैं क्या? नहीं, देखिए है क्या कि अगर जो बच्चे चाहे वो स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें, उन बच्चों की काउंसलिंग तो होनी चाहिए कि वो बच्चा क्या चाहता है। बच्चा अगर दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहता है, लेकिन अगर उनके मदर फादर का दबाव है कि नहीं तुमको साइंस स्ट्रीम ही लेनी है या इसी विषय में तुमको जीवन में क्वालिफाई करनी है, अच्छी करनी है, तो एक दबाव का सामना तो बच्चे को करना पड़ता है। दूसरी चीज, जो टीचर होते थे वो टीचर इस बात को समझते थे कि इस बच्चे की एप्टीट्यूड क्या है, क्षमता क्या है, क्या ये कर सकता है, इसकी एबिलिटी क्या है। शायद टीचर भी इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, जी फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ, कि वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को फंडामेंटल। तो संजय जी, तो नहीं संजय जी, आपको तो ये नहीं लगता है कि यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप तो पेरेंट्स का ही है? पेरेंट्स को ही समझना होगा कि भाई हमारा बच्चा नहीं बन सकता डॉक्टर, हमारा बच्चा जो है फोटोग्राफर बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं तो बराबर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा कि भाई पेरेंट्स को तो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। बच्चा जो बनना चाहता है वो बनने दीजिए ना, आप जो चाहते हैं वो क्यों उस पर थोप रहे हैं? ये तो बड़ा ही सत्य है जिस बात को अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, बच्चे को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है और काउंसलिंग की जरूरत होती है। जो कोचिंग संचालक होते हैं, स्वाभाविक है कि एक क्लासरूम में कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। आप उनको बाइफरकेट कीजिए ना, और बाइफरकेट करके उनकी काउंसलिंग कीजिए, किसकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत शार्प है, वो एक बार या 2 बार में क्वालिफाई कर जाता है, कोई बच्चे जो हैं उनको 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 अटेम्प्ट लेने वाला बच्चा बहुत कमजोर है। ठीक है, उसका जो किसी चीज को कॉपअप करने का, किसी चीज को ग्रस्त करने की क्षमता है वो थोड़ा स्लो है कंपैरेटिव टू अनदर स्टूडेंट। वहां पर होता क्या है कि आप सबको एक रेस में अगर दौड़ाएंगे तो उस स्थिति में बच्चे डिप्रेशन के शिकार। अच्छा संजय जी, एक और मेरा आपसे सवाल है। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, चलिए वो चला गया एक ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऐसे कोचिंग संस्थान में जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है। अब बच्चे को बनना था एक सिंगर या मान लीजिए एक फिल्म मेकर, वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में यह पता चला कि नहीं यहां पर बच्चे को पढ़ना ही नहीं है मेडिकल की पढ़ाई, इसे तो एक फिल्म मेकर बनना है, तब क्या करे वहां पर कोचिंग संस्थान? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए वहां पर? क्या पेरेंट्स से बात करनी चाहिए? कोचिंग संस्थान
को ईमानदारी पूर्वक उनके पेरेंट्स को बुला करके पेरेंट्स की उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि देखिए आपका बच्चा दूसरे स्ट्रीम में अच्छा कर सकता है। 3 इडियट्स फिल्म किसने नहीं देखी है? उसमें तो वही तो है कि जो बच्चा बनना चाहता है वो माँ बाप बनने नहीं देते हैं। तो कोचिंग संचालक भी उनके माँ बाप को बता करके बताए कि देखिए इस बच्चे की रुचि इस सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, इस चीज को वो समझना नहीं चाहते, जहाँ इसका इंटरेस्ट है उस स्ट्रीम में इसको आगे बढ़ने दीजिए, आप थोपिए नहीं। सही बात है, आप थोपिए नहीं, आप उसके इंटरेस्ट में उनको आगे बढ़ने दीजिए, आप थोपिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात रखी है। शांति लाल जी महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, भारत के संभाजी नगर से जुड़ गए जी। शांति लाल जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? साहब मैं 6 महीने पहले कोटा में गया था, तो ये बच्चों के बीच में बैठा था मैं, रेलवे स्टेशन के बाहर जो ग्राउंड रहता है ना वहाँ पे बच्चे बैठे थे स्टूडेंट। जी जी। तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि भाई कोटा में बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, तो बोले कि कोटा में नशे का बहुत कारोबार बढ़ गया। अच्छा, नशे का कारोबार बढ़ गया। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉट है। जो खर्चे के लिए पैसा भेजते वो खर्च हो जाता है और पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता, उसकी एक वजह ये है। और एक कुछ गिरी हुई मानसिकता की स्टूडेंट लड़कियां रहती, वो जो इम्प्रेस करके उनसे पैसे लपेटती है और बाद में फिर उसको छोड़ देती है, तो उससे मानसिक आघात लगने की वजह से भी बच्चे आत्महत्या करते हैं। ऐसे बच्चे बोल रहे थे सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, शांतिलाल जी, वो कोटा जा रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड जब वो आया तो मैंने उससे पूछा कैसा है कोटा, तो उसने बोला देखो यार, या तो कोटा में बन जाओगे या बिगड़ जाओगे, दोनों तुम्हारे पास दोनों प्रावधान है। जो आप एग्जैक्टली बात बोल रहे हैं मुझे लगता है वो सही है। जी जी, मैं ऐसे आत्मा से बोल रहे थे बच्चे, ऐसा नहीं कि कोई बनावटी बात बोल रहे थे। उनकी जो ऐसा लगता था कि एकदम सच्चाई अपने सामने रख रहे हैं बच्चे। बोले एक तो लड़कियां ही बच्चों को इम्प्रेस करके बड़े बड़े पब में ले जाती, वहाँ ले जाती और नशे के आदि लगाती है। लड़कियां भी कुछ दलालों के बहकावे में आके उनके गिरोह में शामिल हो जाती है वहाँ की लड़कियां। ऐसा कुछ बहुत चीजें हुई थी। तो इसमें आप थोड़ा उसकी डीप में जाके तहकीकात कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शो पे कि क्यों वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं और ये क्यों डिप्रेशन का शिकार वो बन रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है ये भी है कि नशा वहां पर बहुत होता है। राजेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं झालावाड़ से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान के इस खास शो में। क्या कहना चाहते हैं राजेंद्र जी, बताएं। मैं बोल रहा हूँ सर, ये कोचिंग सेंटर जो है मतलब एक तरह से दुकान टाइप चलाने लग गए लोग। पढ़ाई का वो माहौल जो होता है ना पहले जो था, आज से कम 10 साल 15 साल पहले वो चीज नहीं अब। ये जो पहले आप कह रहे हैं कि 10 साल 15 साल पहले था कोटा, अब वो कोटा नहीं रहा। राजेंद्र जी, अच्छा, किसी कारणवश मुझे लगता है राजेंद्र से संपर्क टूट गया है। लेकिन देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ। और देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हम आपको बताएं कि देखिए, लगातार बढ़ रही खुदकुशी की घटनाओं को लेकर सीकर के छात्रों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग अधिनियम 2025 कैबिनेट में पारित होने के बाद विधानसभा में रखा गया था, लेकिन अभी तक जो है विधानसभा से पारित नहीं हो पाया किसी कारणवश, जिसके चलते जो है आमजन जो है क्या सोचते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मनमर्जी है और जो लगातार प्रदेश में छात्रों के हो रहे सुसाइड के जो मामले हैं, उनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये अधिनियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं राहत जो है अभिभावकों को मिलेगी और छात्रों को मिलेगी। अब जो है अभिभावक विधानसभा में ये पास नहीं होने के चलते, अब अभिभावक क्या सोचते हैं कि इस अधिनियम के पास होने के चलते जो है सब अधिनियम जो रखा गया था 2025 कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, अब जो है विधानसभा में भी रखा गया लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया, जिसके चलते अब क्या सोचते हैं अगर अधिनियम पास होता तो किस तरह का जो बेनिफिट अभिभावकों और छात्रों को होता। कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल रेगुलेटरी बिल जो विधानसभा में चर्चा के दौरान इसको पास नहीं होना पाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रोज़ जो है बच्चों के सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पे मानसिक जो तनाव है वो हम रोज़ देख रहे हैं। आज ही हमें सूचना मिली है एक बच्चा कोटा में फिर सुसाइड किया है। तो इस तरह के केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जब तक
इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लगाम नहीं लगी जाएगी। जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक इस तरह की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर अब जो बिल पास नहीं हुआ तो अब सरकार से जो है क्या मांग है, जो प्रशासन है उसको इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन को इस मामले में और सरकार को, विशेष रूप से राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी जब भी नेक्स्ट बार विधानसभा चले जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके और बिल में जो भी संशोधन है वो अभिभावकों के हित में और हर दृष्टि से जो छात्रों के हित में जो भी संशोधन करने हैं या जो भी इसमें करने हैं वो तुरंत इस बिल को लागू करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को इसमें राहत मिल सके। अभिभावकों का भी मानना है कि बिल में जो संशोधन कर जो है जल्द से जल्द बिल लागू किया जाए ताकि जो अभिभावक है उनको भी राहत मिल पाए। इसके साथ ही लगातार जो प्रदेश में सुसाइड के केस जो आ रहे हैं उन पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाई जा सके और छात्रों का मानसिक तनाव है वो भी कम हो पाएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो देखिए, कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले को लेकर हमने आपको दिखाया कि कैसे अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है। हमने आपको दिखाया कि यहां पर तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कुछ कह रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ जो अभिभावक हैं, कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि यहां पर नशा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।